हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला अकेडमी। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इंट्रोडक्शन इज दैट कि टोटल चैप्टर 7 है, टोटल सेक्शन 66 है। इन्फोर्समेंट डेट इज़ 1 जुलाई 1930। एप्लीकेबिलिटी अगर हम देखें तो होल ऑफ इंडिया, क्योंकि विद द इफेक्ट ऑफ जो एक्ट 34 ऑफ 2019 था उसकी वजह से ये पूरा एप्लीकेबल है हमारे इंडिया में। ठीक, नाउ लेट अस बिगिन विद दिस एक्ट। डेफिनेशंस हम वो डिस्कस कर रहे हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले है हमारा सेलर कौन है। तो सेलर की अगर हम बात करते हैं तो सेलर इज़ अ पर्सन डिफाइंड इन सेक्शन 213। ओके, मीन्स अ पर्सन कैसा हो सकता है? आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। जो क्या कर रहा है, हु सेल्स और एग्रीज टू सेल, जो कि या तो अभी बेच रहा है या इन फ्यूचर टाइम पे बेचेगा। एग्रीज टू सेल क्या? गुड्स। बायर कौन होता है? सेक्शन 2 का 1 मीन्स अ पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है हु बाइज और एग्रीज टू बाय अ गुड राइट नाउ या इन अ फ्यूचर डेट। वो बाय कर रहा है या एग्री टू बाय कर रहा है किसी भी गुड्स को खरीदने के लिए। अगर हम बात करते हैं गुड्स की, इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 2 का 7। ओके, 2 के सबसेक्शन 7 में हमारा गुड्स डिफाइंड है। क्या होते हैं गुड्स? मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट्स में जाएगा। ठीक, इंक्लूड्स एंड अदर देन, इंक्लूड्स क्या क्या? स्टॉक्स, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड things attached to the earth or forming part of land which are agreed to be severed from the before sale or under the contract of sale। यानी कि कोई भी चीज़ है वो इस टाइम पे ज़मीन से लगी हुई है, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसको हम काट के सिवियर करके हम क्या करेंगे? उसको सेल कर देंगे। दैट इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद अदर देन आता है हमारा एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? प्रॉमिसरी नोट 5,000 रुपये देंगे, ठीक, पीस ऑफ पेपर है, मूवेबल है, यहाँ से वहाँ हम ले जा सकते हैं, लेकिन ये क्या है? किसी का हक है, किसी का अधिकार है। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा एक्शनेबल क्लेम। वो वही पर्सन क्लेम कर सकता है जिसके लिए वो बना है। मनी को हमने हटा दिया है गुड्स की कैटेगरी में। क्यों? बायर है, सेलर है, ठीक है, बायर है, सेलर है। सेलर क्या कर रहा है? गुड्स दे रहा है बायर को, और बायर क्या दे रहा है? इसको मनी दे रहा है। ठीक, कंसिडरेशन में क्या दे रहा है? मनी दे रहा है। अगर सेलर भी मनी देने लगेगा गुड्स की कैटेगरी में, अगर हम सेलर के पास मनी ही कर देते हैं, मनी इज़ अ गुड, तो मनी के बदले मनी आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? बार्टर सिस्टम हो जाएगा। इसीलिए मनी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन अ मूवेबल प्रॉपर्टी और इन अ गुड्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो तरह से होता है, सेल होता है और एग्रीमेंट टू सेल होता है। सेल होता है एट द स्पॉट, एट द टाइम, उसी टाइम पे आपने ओनरशिप चेंज कर दिया, आपने पोजेशन चेंज कर दिया। आप एक बुक लेने गए हैं शॉप पे, आपने बोला मुझे फ़लाना बुक चाहिए, उसने फ़लाना बुक दे दी, उस आपको दे दी, आपने कंसिडरेशन दिया, आपने बुक ले ली, ओनरशिप पोजेशन चेंज, कंसिडरेशन दे दिया, इट इज़ सेल। एग्रीमेंट टू सेल, हम गए हैं बुक स्टोर पे, हमें सोगा का बैरक चाहिए, लेकिन बैरक वॉज नॉट अवेलेबल। शॉपकीपर ने बोला 2-3 दिन के बाद मिलेगा, ठीक है, जब मिलेगा तब हम आएंगे इन अ फ्यूचर टाइम, सब्जेक्ट टू सब कंडीशन और देयर आफ्टर टू बी फिल। पहले तो फ्यूचर टाइम है, सेकेंडली क्या बात कर रहा है? कोई ऐसी कंडीशन है जब आप वो फुलफिल कर देंगे तब आपको वो चीज़ मिलेगी। दिस इज़ एग्रीमेंट टू सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, कैसे बनता है। अब कोई पर्सन है, उसको क्या करनी है? अपनी कोई गुड्स बेचने हैं। यहाँ पे कोई पर्सन है जिसको क्या करना है? वो गुड्स खरीदना है। तो बाय एंड ऑफर टू बाय और सेल गुड्स, ये बोल रहा है मुझे खरीदना है, ये बोल रहा है कि मुझे बेचना है। ठीक, इसने बोला, ये सेलर है, इसने बोला कि 5,000 का होगा, इसने बोला ठीक है, एक्सेप्टेंस कर लिया फॉर अ प्राइस, इसने प्राइस बोला 5,000, इसने बोला ठीक है, एक्सेप्टेड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फिर हम बात करते हैं डिलीवरी की। डिलीवरी कितनी तरह की हो सकती है? 3 तरह की हो सकती है। कैसे? इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, जहाँ पे इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस हो रहा है, या बोथ हो रहा है, ठीक है, इमीडिएटली हो रहा है। सेकेंडली बात हो रही है 100 रुपये की चीज़ है, आज हम 50 देंगे, कल हम 50 देंगे, इंस्टॉलमेंट की बात हो गई। तीसरी बात कर रहा है भाई डिलीवरी भी कल दे दो, पेमेंट भी कल देंगे, या दोनों चीज़ें पोस्टपोन्डेड है। ठीक, 3 तरह की हमारी डिलीवरी हो गई। अब हम बात करते हैं कि गुड पियर्सिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। गुड्स क्या हो रहे हैं?
पियर्स हो रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहे हैं सेक्शन 7, ठीक। बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 7 की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 7 हमारा बोलता है कि भाई एक सिंपल सा पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में ये है कि एक सेलर है, उसके पास एक हॉर्स है, ठीक। हॉर्स है, उसने बोला, बायर भी है, एग्री हो गए दोनों कि हाँ मॉर्निंग में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सेल करेंगे, आपको घोड़ा आपको दे देंगे, ठीक। रात में उस घोड़े को बिच्छू ने काट लिया या स्नेक ने काट लिया, ठीक, सांप ने काट लिया घोड़े को, पॉइजन हो गया, ठीक। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई घोड़े की कि वो बेचने लायक नहीं बचा। क्या सेलर को नॉलेज थी इस चीज़ की? जो मालिक था, जिसके पास अभी ओनरशिप में वो घोड़ा है, क्या उसको नॉलेज है? नहीं, उसको नॉलेज नहीं है। क्या बायर को नॉलेज है? बायर को भी नॉलेज नहीं है। तब क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड में क्या आ गया हमारा? हॉर्स। हॉर्स इज़ अ स्पेसिफिक गुड। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गुड्स है विदाउट नॉलेज ऑफ द सेलर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पियर्स्ड और डैमेज्ड, घोड़ा क्या हो गया? डैमेज हो गया, ख़राब हो गया, ठीक, या उसकी डेथ हो गई, ठीक। जो पेरिश्ड की जो हम बात कर रहे हैं वो 3 तरह से हो सकता है। एक तो फिज़िकल डैमेज है, जैसे घोड़ा था, फिज़िकल डैमेज, उसकी डेथ हो गई। यह कमर्शियल वैल्यू डाउन हो जाए। आज की डेट में जैसे गोल्ड की जो प्राइस है डेली फ्लक्चुएट होती है, तो क्या है? कमर्शियल वैल्यू डाउन हो गई उस दिन, या स्टेल हो गया, वो ख़राब हो गया। सपोज़ करिए एक लॉट ऑफ एप्पल्स के लिए हमने किया था, आपने बोला 1-2 महीने बात करेंगे, देन क्या हुआ? ख़राब हो गया, स्टेल हो गया, सड़ गया। फिर यहाँ पे एज टू नो लॉन्गर टू आंसर देयर डिस्क्रिप्शन, अब सेलर के पास तो कुछ है ही नहीं बोलने के लिए कि घोड़े की डेथ हो गई या कुछ ऐसा डैमेज हो गया, वो बता ही नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि गुड पर्शिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट हो गया है, ठीक है, लेकिन सेल नहीं हुई है अभी। सपोज़ करिए मारुति वालों ने एक ऑफ़र निकाला है कि आप 3 दिन गाड़ी लेके जाइए, चलाइए, जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे 3 दिन में, तीसरे दिन हम आपके साथ एग्रीमेंट कर लेंगे, सेल कर देंगे, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ? बंदा कार लेके आता है, मारुति से लेके आता है, पहले दिन खुद घूमता है, दूसरे दिन फैमिली को घुमाता है, तीसरे दिन जिस दिन उसको फाइनल करना होता है, शाम को बाढ़ आ जाती है, फ्लड आती है। फ्लड आते ही वो पूरी कार बह जाती है, ठीक। अब क्या होगा? ओनरशिप तो नहीं चेंज हुई थी, अब क्या होगा? अब पढ़ते हैं सेक्शन। व्हेन देयर इज एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, स्पेसिफिक गुड्स और सब्सिक्वेंट गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट, फ्रेश गाड़ी दी गई थी, बायर और सेलर पैरिश और बिकम सो डैमेज, गाड़ी तो बह गई, पैरिश हो गई, ख़त्म हो गई। बिफोर रिस्क पासिस टू बायर, बायर पे रिस्क नहीं गया था इस टाइम, क्योंकि केवल एक कंडीशन हुई थी कि आप चलाइए, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड देन आप खरीदे, तो जो ओनरशिप थी वो चेंज नहीं हुई थी, तो एग्रीमेंट अवॉइडेड, डिक्लेयर टू बी वॉइड, ठीक। नेक्स्ट है हमारा असर्टमेंट ऑफ प्राइस, सेक्शन 9, असर्टमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस कितना होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो यही कि कॉन्ट्रैक्ट से आप डिसाइड कर लो। असर्टमेंट का मतलब क्या होता है? फिक्सिंग ऑफ प्राइस, कैलकुलेटिंग एंड डिटरमाइनिंग द प्राइस। तो सबसे पहले कैसे कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट के से हम कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट से हमने फिक्स कर दिया। सेकेंडली जो बात करता है कि भाई एग्री टू फिक्स इन अ मैनर प्रोवाइडेड इन कॉन्ट्रैक्ट। एग्री टू फिक्स मतलब क्या होता है? जो मैनर है, मैनर का मतलब हो गया थर्ड पार्टी वैल्यूएशन डिसीजन। सपोज करिए एक गाड़ी है, ए के पास गाड़ी है, उसे क्या करना है? बी को सेल करना है। बी ने बोला भाई हम इसको थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएंगे और वैल्यूएशन में जो आएगा वो मैकेनिक आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो बाइक है, जो गाड़ी है, उसका क्या हो रहा है? थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन होगा, ठीक। डिटरमाइंड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज़, इसको अभी हम और अच्छे से समझेंगे, ठीक। अभी है नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 बात करता है एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब थर्ड पार्टी का वैल्यूएशन। अब जो थर्ड पार्टी है, ए को बाइक्स बेचनी है, बी को बाइक्स खरीदनी है। बी ने बोला कि नहीं हम वैल्यूएशन करा के ही हम खरीदेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं थर्ड पार्टी के साथ, कैनॉट और डज नॉट। कैनॉट मतलब वो आ रहा है, हम उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, हम उसे गाड़ी नहीं दिखा रहे हैं, वो डेली आ रहा है, ठीक। सेकेंडली क्या हो रहा है? डज नॉट,
जिसके पास गाड़ी है वो मना ही कर दे रहा है कि नहीं हम वैल्यूएशन नहीं कराएंगे, वो पहुंच ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मेक सच वैल्यूएशन, तो एग्रीमेंट इज़ अवॉइडेड। अब व्हाट इफ वाला से जो सिचुएशन है, जो हमने अभी डिसाइड किया था कि पार्टीज डिसाइड करेंगी ड्यूरिंग दैट होल कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या है कि गुड्स और एनी पार्ट इन पोजेशन डिलीवर्ड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द बायर। अब हुआ क्या कि बायर के पास गाड़ी थी, गाड़ी इसने दे दी, सॉरी सेलर के पास गाड़ी थी, सेलर के पास जो बाइक थी वो उसने बायर को दे दी। बायर ने बोला कि ठीक है हम खुद ही एवैल्यूएशन करा देंगे, ठीक। लेकिन बायर क्या कर रहा है, बायर वैल्यूएशन नहीं करा रहा है। बायर क्या कर रहा है, वैल्यूएशन इसने नहीं कराई। तो सेलर क्या करेगा, सेलर के पास एक अधिकार आ जाता है कि बायर को वो लायबल कर सके कि रीज़नेबल प्राइस वो दे। ओके, यहाँ पे ये बात की जा रही है। और अगर वो नहीं दे रहा है तो अगर वो विश करे तो वो सूट फाइल कर देगा फॉर द डैमेज। इसके बाद आता है स्टिपुलेशन, यानी कि रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो सेक्शन 12 के 1 में जो बात की जा रही है वो दो चीज़ों के बारे में, कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन क्या होता है, सपोज करिए ए को एक लैपटॉप चाहिए, ठीक, एक लैपटॉप चाहिए। वो स्पेसिफिकली गया और उसने बोला, लैपटॉप जो शॉपकीपर था उसने स्पेसिफिकली बोला कि मेरे को जो लैपटॉप चाहिए, मुझे वैसा लैपटॉप चाहिए जिसमें मैं बहुत अच्छे से गेम्स खेल सकूं, लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन मेरे को चाहिए, जिसमें सारे 3D इफ़ेक्ट्स हों, सब कुछ हो। यहाँ पे उसने अपना मेन पर्पस बता दिया कि उसे गेम्स खेलना है, पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पर्पस उसने बता दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो शॉपकीपर था, जो लैपटॉप ये जो जहाँ से उसने ख़रीदा, उसने क्या किया, उसने ऐसा लैपटॉप उसे नहीं दिया। तो वो क्या कर सकता है, वो राइट टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकता है, अपना पैसा वापस ले सकता है और अपने गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वारंटी के बारे में, वारंटी दी जाती है आपके साथ, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक आपने इक्विपमेंट खरीदी है, सपोज़ करिए आपने कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, ठीक। मोबाइल फ़ोन में आपकी एक वारंटी आती है कि भाई इतने दिन तक अगर आपके कोई प्रॉब्लम आएगी तो वी विल रिपेयर इट और वी विल रिप्लेस इट, ठीक। स्टिपुलेटिंग कोलेटरल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये सेकेंडरी आपकी बात आ गई, रिपेयर करेगा या रिप्लेस कर देगा। इफेक्ट ऑफ ब्रीच में क्या होता है कि राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस, आप डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आप प्रोडक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज, कौन सी कंडीशन में वारंटी जैसे ट्रीट करेंगे, सेक्शन 13 में अगर हम बात करते हैं तो व्हेन बायर वेव द कंडीशन, बायर ने क्या किया, जो आपने बोला था कि मुझे ऐसा लैपटॉप चाहिए गेम खेलने के लिए, वो आपने रिजेक्ट नहीं किया, आपने उसे रिप्यूडिएट नहीं किया, तो जहाँ पे आपने अपने अधिकार खुद ही छोड़ दिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इफेक्ट में क्या हो जाएगा, बायर विल लूज द राइट टू रिप्यूडिएट द कॉमा रिजेक्ट। सेकेंड बात कर रहा है कि व्हेन द बायर इलेक्ट टू ट्रीट द कंडीशन एज वारंटी, जहाँ पे वो वारंटी की तरह ही आप ट्रीट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते, आप रिप्यूडिएट नहीं कर सकते, रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते गुड्स को। नेक्स्ट आपकी बात करता है कि व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट सर्वेबल, सपोज करो आपने बोला कि मुझे बिरला सीमेंट चाहिए, बिरला सीमेंट चाहिए, जो बायर जो सेलर था उसने आपको दूसरा सीमेंट दे दिया, ठीक, आपने उसमें सारा चीज़ें मिक्स कर दी, आपने जो भी चीज़ें मिक्स होती हैं, सीमेंट है, बजरी है, मोरंग है, आपने सब कुछ मिक्स करके पूरे वो जो मसाला कंक्रीट मोटर बनाया जाता है वो आपने पूरा बना दिया, तो क्या आप उसको अलग कर सकते हैं, नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट सर्वेबल, सेक्शन 2 की बात कर रहा है, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन इज़ वारंटी, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज़ के बारे में, तो कंडीशंस किस तरह की हो सकती हैं, तो कंडीशंस एंड वारंटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो एक्सप्रेस होती हैं, जहाँ पे एग्री अपॉन एक्सप्रेसली एंड एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। एक्सप्रेस कंडीशन क्या होती है, हमने आपको एक्सप्रेसली बोल दिया कि हमको बनारसी साड़ी चाहिए, दिस इज़ एक्सप्रेस, ठीक। नोट में क्या है कि पार्टीज बाय एक्सप्रेस कंडीशन नेग्लेक्ट द इम्प्लाइड कंडीशन गिवन बाय लॉ, ठीक। इम्प्लाइड क्या हो रहा है कि जो हमें ऑलरेडी पता है कि भाई लॉ में ये चीज़ प्रेजेंट है,
दीज आर द कंडीशंस। इम्प्लाइड कंडीशन, अब एक एक करके समझते हैं इम्प्लाइड कंडीशन क्या होता है। इम्प्लाइड कंडीशन में हम ये समझते हैं कि भाई अगर कोई बंदा सेल कर रहा है तो सेलर के पास पूरा राइट है सेल करने के लिए। एग्रीमेंट टू सेल की बात हो गई तो जहाँ पे सेल कर रहा है तो उसके पास पूरा राइट है कि जब प्रॉपर्टी उसके पास प्रेजेंट होगी, जब वहाँ पे उसके पास गुड्स प्रेजेंट होंगे तब वो सेल करेगा। सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि गुड्स जो आपने डिस्क्रिप्शन बोल दिया है, डिस्क्रिप्शन आपने बता दिया कि हमको इस पर्पस के लिए चाहिए, हमको मटर चाहिए, लेकिन आप बीन्स नहीं दे सकते हो, ये क्या हो गया? सेल बाय डिस्क्रिप्शन। आपने डिस्क्राइब कर दिया था अपना प्रोडक्ट। डीम्ड टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपकी तीन चीज़ें आती हैं। वेयर क्लास और काइंड स्पेसिफाइड। क्लास और काइंड मतलब कोल्हापुरी चप्पल, बनारसी साड़ी, कलकत्ता की चूड़ियाँ आपने स्पेसिफिकली बोल दी लेकिन सेलर ने वैसी नहीं दी, ये क्या हो गया? आपका डिस्क्रिप्शन की बात कर दी। वेयर गुड्स इज डिस्क्राइब बाय द कैरेक्टरिस्टिक, जो उनके प्रीमियम फ़ोन्स आते हैं उसमें गोल्ड एडिशन आता है तो आपने स्पेसिफिकली बोल दिया कि हमको ये एडिशन चाहिए, तो दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सेल बाय सैंपल, सेक्शन 17। सेल बाय सैंपल का क्या मतलब होता है? अब किसी को अगर कोई राइस का ही है, अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो राइस का हम सैंपल देखते हैं, फिर हम पूरी बोरी लेके आते हैं, पूरा कट्टा लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बल्क शैल करस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वांटिटी। शॉपकीपर क्या करते हैं? आपको थोड़ा सा दिखा देता है, उसी पे ट्रस्ट करके आप क्या करते हैं? पूरा ले लेते हैं, ठीक। देन बायर शैल हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई? ठीक है, आपने ले तो लिया, लेकिन उसके बाद बायर के पास पूरी रीजनेबल टाइम होना चाहिए कि वो क्रॉस चेक कर सके कि जो सैंपल उसने देखा और जो उसे बल्क में मिला है वो सेम है कि नहीं है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कि गुड्स फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। गुड्स में क्या नहीं होने चाहिए? कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई लेटेंट या हिडन नहीं होना चाहिए, बाद में पता चल रहा है। सपोज करिए हमने लंदन की किसी शू कंपनी से हमने बात की, शू हमने देखा, सैंपल हमने देखा, बाहर से लेदर दिख रहा है उसका सोल, लेकिन आफ्टर सम टाइम हमें पता चला अंदर तो इसके फोम है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? हम एकदम से नहीं देख पा रहे। या रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल। अनमर्चेंटेबल के बारे मतलब की बात है कि वो गुड्स ही बेकार है, हम उसको सेल ही नहीं कर सकते हैं। विच वुड नॉट बी अपेरेंट फ्रॉम द रीजनेबल एग्जामिनेशन बाय सैंपल। मतलब कॉमन प्रूडेंस का मैन अगर उसको देख रहा है, सैंपल को देख रहा है, तो वो पता ही नहीं कर पाएगा कि बाहर लेदर है अंदर फोम लगा है, ठीक। ये है हमारा। नेक्स्ट फिर है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि हमने आपको क्लियरली बोल दिया है कि हमको ये सामान चाहिए है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। इम्प्लाइड कंडीशन क्या है कि जो बल्क सप्लाई होगा वो करस्पॉन्ड करना चाहिए सैंपल का और डिस्क्रिप्शन का। सैंपल हमने आपको बोला, आपने दिखाया बनारसी साड़ी का, हमने आपको स्पेसिफिकली बोला कि हमें बनारसी साड़ी चाहिए, 100 साड़ियाँ चाहिए और इसी कलर की चाहिए है, ठीक है। तो सैंपल में भी वही चाहिए, हमें डिस्क्रिप्शन में भी वही चाहिए, ठीक। सेक्शन 15। नेक्स्ट बात करता है इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वांटिटी, क्वालिटी एंड फिटनेस, ठीक। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। क्वालिटी एंड फिटनेस की बात क्या बात करते हैं कि बायर हैड मेड नोन टू सेलर पर्पस ऑफ हिज पर्टिकुलर पर्पस। बायर ने सेलर को स्पेसिफिकली बता दिया है कि हमको ये, इसीलिए हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। सपोज़ करिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई, एक ने दूसरे का दांत तोड़ दिया, ठीक। जिसका दांत टूटा, सपोज़ करो श्याम का दांत टूट गया, श्याम गया डॉक्टर के पास, उसने बोला, जो डेंटिस्ट था उसको बोला कि भाई मेरा दांत लगा के दो, और दांत ऐसा लगा के दो कि कोई देख ना पाए कि ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल दिखना चाहिए, ठीक। तो पर्टिकुलर पर्पस, दांत नेचुरल दिखना चाहिए। रिलाई कर रहा है बायर, श्याम क्या कर रहा है? रिलाई कर रहा है डेंटिस्ट पे जो सेलर स्किल है और उसके जजमेंट पे। सेलर बिजनेस टू स्पेसिफाई गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। जो सेलर है उसका काम ही यही है कि टूटे दांत को नेचुरली फिक्स करना, ठीक। जो फिक्स वो करेगा आर्टिफिशियल, वो नेचुरल दिखना चाहिए, ठीक। ये हो गया हमारा इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। फिर क्या है? कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2। गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। जहाँ पे क्या कर रहे हैं? गुड्स क्या कर रहे हैं हम? डिस्क्रिप्शन के साथ हम सेल कर रहे हैं। बाय सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन वेदर मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर और नॉट। यानी कि एक पर्टिकुलर बंदा है जो सिर्फ चाय में डील करता है, उसको हमने बोला है कि भाई हमें असम की चाय चाहिए केवल। दिस इज कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। गुड शैल बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी, ठीक। गुड्स एज टू होलसम। होलसम की बात करते हैं हेल्दीनेस की, ईटेबल और प्रोविजन। जो हमारे, जैसे सपोज करिए आपके ब्रेड है, ब्रेड में लिखा रहता है कि आफ्टर 1 वीक
यूज़ बिफोर 1 वीक या यूज़ बिफोर 3 डेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे आ जाती है हमारी कंडीशन ऑफ मर्चेंटेबिलिटी। नेक्स्ट है वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस बाय यूसेज ऑफ द ट्रेड, जहाँ पे हम ट्रेडमार्क यूज़ करते हैं, जैसे नेस्कैफे हो गया, अमूल का दूध हो गया, ये सब चीज़ें। इसके बाद है डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, द सेलर मस्ट वार्न टू द बायर बाय द प्रोबेबल डैमेज। जब हम पटाखे खरीदने जाते हैं दिवाली पे उसके पैकेट पे लिखा रहता है डेंजरस, ठीक, ये इसके बारे में बात करता है। हमने आज 17 तक हमने आपका कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे आपका पूरा सोगा कंप्लीट करा देंगे। थैंक यू सो मच एंड डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।